Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The Print off the Cuff, presented by IIFL Wealth and Asset Management, corporate partner AU Small Finance Bank, in association with global insurance brokers, airline partner SpiceJet. There is the oldest wisdom on figuring out who's your friend, who's not, and who's your truest friend in a crisis. So the wisdom is like this, that what happens, what did the person do who claimed to be your friend when your house caught fire? Did the person run himself to save his own life, or did the person stay back to first get you out? So that is the true friend. So I have today very pleasant surprise in these very grim times, a political figure. It's very difficult these days to say good things about political figures, but a political figure who's done just that when our house was on fire, instead of locking himself up in the safety of some place, he's actually gone out facing the fire and to help so many of us. So B.V. Srinivas, head of Indian Youth Congress, and a young man, just about 40. Welcome to this edition of Off the Cuff. I'm so honored and privileged to have you on the show. नमस्कार शेखर जी, कैसे आप? बिल्कुल, अभी तो आपकी कृपा है, ठीक ठाक है। भगवान का कृपा है। मुझको श्रीनिवास, सबसे पहले तो my congratulations to you and my best wishes. I hope you keep up the good work for a long time, and I hope we are done with this crisis sooner than we imagine right now. But tell me, how did this idea come to your mind, and how did you get started? What sparked? मैं इसके जो हमने एक साल से लगातार कर रहा है, थोड़ा मैं कैसे स्टार्ट हुआ ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मार्च 2020 मार्च 1 राइट, हमने पहला जो उस समय में जो पेंडेमिक स्टार्ट हो रहा था, जो मार्च 12 को भी राहुल गांधी जी ने बताया था, और उसके बाद हम लोग के लिए सीधा इंस्ट्रक्शन आया जो आने वाले दिन में ये कोरोना महामारी बढ़ सकते हैं, इसके लिए लोगों को सेवा करना आप लोग तैयार हो। उसी समय पे हमने मास्क पहनो इंडिया कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया पूरा देश पर। उसमें मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस रहना, उनको कम से कम 14 सेकंड तक उनको बार बार हाथ धोना, ऐसे इन लोगों के लिए अवेयरनेस करने का और मास्क बांटने का काम कर रहे थे। जब 23 मार्च 2020 लॉकडाउन हुआ, वो लॉकडाउन होने के बाद हमारा काम थोड़ा बढ़ गया। तो अब माइग्रेंट लोग अपने अपने घर जाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं उन लोग के लिए खाना नहीं मिल पा रहा था। कुछ प्रेग्नेंट लेडी से पैदल चले 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, छोटे छोटे बच्चा बिना चप्पल। सो इसमें आपका भी, आप लोग ने बहुत सारा स्टोरी भी किया उसमें। ऐसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग भी बिना चप्पल पैदल चलने लगे। उन लोग के लिए किस तरीके से जो हालत था, मूवमेंट था उस समय में लोगों को खाना खिलाना, लोगों को उनको ट्रांसपोर्ट करवाना, उनको आधार कार्ड लेके उनको श्रमिक ट्रेन बस में इन लोग का नाम एनरोल करके बाद में अपने अपने घर भेजने के लिए पूरा देश भर भारतीय युवा कांग्रेस ने कम से कम उस समय में 600 हमारा वॉलेंटियर, सारे स्टेट प्रेसिडेंट, सारे नेशनल ऑफिस बेरर, हमने इसी पे फोकस किया। ये कम से कम हमने करते करते 4-5 महीने लगातार किए। उसके बाद हमने जो माइग्रेंट लोग है, जॉब लॉस से जो गारमेंट्स में काम करते थे, उनको रॉ मटेरियल दिए, मास्क बनाया, 1 करोड़ मास्क बना के उन्हीं के हाथ से पूरा बांटने का काम किया। उसके बाद में दोबारा 2021 मार्च 7 तारीख हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ। वो यूथ कांग्रेस का सबसे हाईएस्ट बॉडी होता है, उसमें सारे नेशनल ऑफिस बेरर और स्टेट प्रेसिडेंट, दिल्ली में हुआ बैठक यूथ कांग्रेस रायसीना रोड पे। उसमें 2 दिन रहा। हमारा नेता राहुल गांधी जी 7 तारीख आए। वो उसमें हमारा रेजोल्यूशन पास होता है, आने वाला 6 महीने का हमारा जो रोड मैप तय होता है। उसमें पहला प्रेफरेंस पेंडेमिक को दिया, कोरोना को, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा जो किसान आंदोलन को सपोर्ट करना, ये तीनों डिसीजन हुआ। उसके बाद में इमीडिएट 600 जो वॉलेंटियर था वो 1000 लोग को बना दिया।
देखिए पहली बार ये मेडिकल जो इमरजेंसी आया, हमको पता नहीं था ये इतनी क्राइसिस आएगा करके, बट हमने टीम बनाया किस तरीके के मदद करना, हमने सारे प्लान करके रखे थे। जब ये स्टार्ट होने के पहले एसओएस हमने इस बार सोशल मीडिया में कुछ लोग है तो वो ज्यादा सोशल मीडिया में कंफर्टेबल भी है, एक्टिव भी है, ऐसे लोग के लिए फेसबुक और ट्विटर का हमने एक ऑप्शन रखा। दूसरा ऑप्शन था जो व्हाट्सएप में और सीधा फोन कॉल्स, जो कुछ माइग्रेंट लेबर ऐसे लोग के लिए नीचे लेवल तक जाने के लिए ये ऑप्शन रख के हमने काम स्टार्ट किया। तो काम अभी लगातार हमने काम कर रहा है। तो बहुत सारा सामने दिक्कत आए, जो आपको भी पता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आए हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड नहीं मिल पा रहा है, मेडिसिन नहीं मिला, और जो प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तमाम रिक्वेस्ट को लेके ऐसे टीम, सेपरेट टीम बनाया पूरा। दिल्ली में एक आईवाईसी ऑफिस को पूरा दोबारा हमने ऑफिस को कन्वर्ट कर दिया, एक कोरोना कंट्रोल रूम, और सारे स्टेट में भी कंट्रोल रूम स्टार्ट करके हमने काम स्टार्ट किया। कितने वॉलंटियर हैं आपके पास में इस ऑफिस में? अभी दिल्ली में 100 वॉलंटियर कर रहा है, उसमें बैक एंड ऑफिस में 20 पीपल काम कर रहा है। जो फील्ड में सबसे ज्यादा है वो जो हॉस्पिटल में बेड आइडेंटिफाई करने का एक टीम है, जो प्लाज्मा किसको कोरोना आके रिक्वायर हुआ है उनके घर पे जाके रिक्वेस्ट करके उनको डोनर को लेके आके ब्लड बैंक में डोनेट करने का वो एक टीम है। कुछ मेडिसिन इमरजेंसी में जाके हॉस्पिटल में देना, और कुछ आइसोलेशन किट होम डिलीवरी देना। कुछ लोगों के घर पे 5, 6, 7 लोग भी कोरोना हो चुका है, पॉजिटिव है, तो घर पे सारे लॉकडाउन के वजह से खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे घर को भी थोड़ा खाना लेके भेजने का, ये तमाम मदद करने का काम अभी जो टीम कर रहे हैं। तो ये 100 लोग के साथ इतना बड़ा शहर है दिल्ली, करीब 2.5-3 करोड़ की आबादी होगी सब मिला के, और आपके पास तो सब जगह से रिक्वेस्ट आती है, तो 100 आदमी से आप ये सब कुछ कर पाते हैं? नहीं, ये जो मेन स्ट्रीम में ये लोग मॉनिटर करता है, जो 100 लोग है, हमारा सारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट का भी है, जो 14 डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, वहां भी हमारा यूनिट काम कर रहा है। जो इसमें हमारा बंदा वहाँ, इनकेस जनकपुरी में कुछ इंसिडेंट हुआ, वहाँ का बंदा वहाँ उनके, हमारा कोऑर्डिनेटर से, हमारा ऑफिस बेरर से बात करेगा, फला एड्रेस में ये रिक्वायरमेंट है, आप उनको पहुंचाने का काम, उसके पास वो अवेलेबल है क्या नहीं है वो पता करेगा। अवेलेबल है तो इमीडिएट वो डिलीवर करेगा, नहीं तो हम लोग ने कहीं से रिसोर्स करके उनको मदद करने का काम करेंगे। आपके पास एक दिन में कितना रिक्वेस्ट आता है? ऑक्सीजन का कितना, रेमडेसिविर का कितना, हॉस्पिटल बेड्स का? देखिए अभी पर डे कम से कम 10,000 के ऊपर रिक्वेस्ट आता है। उसमें कुछ दूसरा स्टेट का भी रहता है, वो दूसरा स्टेट का हमने सेग्रीगेट करता है स्टेट वाइज, उसको सेग्रीगेट करके उस स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल ऑफिस बेरर के पास, उसके टीम के पास पुश करता है। जो दिल्ली में जो केसेस है उस पे, वो भी क्रिटिकल केसेस कौन सा है, सबसे ज्यादा जरूरत किसका है, वो एक छोटा मदद से किसी का जान बच जाएगा, उसके लिए फायदा होगा, ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करके मदद करने को कोशिश करता है। सारे रिक्वेस्ट को तो हमने मदद नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जो हमने आइडेंटिफाई करेंगे उसमें कितने लोग को बहुत सीरियस केस है, ऐसे लोगों को हमने मदद करने का काम करता है। ये भारतीय युवा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है, करोड़ों में हमारा कार्य करता है ब्लॉक लेवल तक। तो हमने तो सुना था आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो आरएसएस है ना, दैट इज नॉट ए यूथ विंग आई थिंक। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि इसमें कौन क्रिटिकल है, किसको मदद दे अभी देनी, क्योंकि आपको सीमित साधन है, साधन तो असीमित नहीं है। तो वो ये कौन फैसला करता है? ये भी एक तरह का आप भी ट्रायजिंग करते हैं, पर कैसे करते हैं? ये इंटेंट जो हमने देखता है, उन लोग का केसेस इमरजेंसी, उसका सैचुरेशन कितना है, उसको ऑक्सीजन बेड का जरूरत है, उसका लेवल क्या है,
उसको उसमें भी हमने देखता है मिनिमम 85 88 है तो उसको ऑक्सीजन बेड का जरूरत होता है। जो 80 से नीचे आ रहा है तो उनको वेंटिलेटर का जरूरत है। तो 90 में ही फ्लेक्सेशन हो रहा है थोड़ा, ऐसे लोगों के लिए वोम में बेड नहीं मिल पाया इमीडिएट, ऐसे लोगों को जो सिलेंडर हमने घर पे प्रोवाइड कर देता है, एटलीस्ट जब तक उनको बेड नहीं मिलेगा तब तक थोड़ा उनको सांस लेने को थोड़ा आराम भी मिल जाए, पेशेंट को ना पैनिक ना हो जाए। हमने देखा दिल्ली में इतनी कहीं भी आप जाएगा 1-2 मिनट में आवाज सुनेगा एम्बुलेंस का। तो लोग क्यों मरा है? लोग कोरोना से नहीं मरा है, लोगों को जो बेड सही समय पे बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, इसकी वजह से लोग मरा है। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के बाहर 15-20 एम्बुलेंस लाइन पे लगते थे, किस तरीके का लोग का उनका हालत, उनका दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई ना कोई पैनिक हो गया। उसमें भी सबसे ज्यादा लोग जो मरा है वो हार्ट अटैक से मरे, कार्डियक से। तो 3 हॉस्पिटल में घूमे, उनको मिला नहीं, बेड नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं डर के वो हार्ट अटैक होके मरा है। ये बताइए कि आप ये जितनी बातें कह रहे हैं अभी, ये पास्ट टेंस में बोल रहे हो, भूतकाल में आप पास्ट टेंस में बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो बड़ा क्राइसिस था वो अभी कम हो गया है या खत्म हो गया है या उसका टर्न अराउंड हो रहा है? कम कहाँ हुआ है तो बताना है, कम कहाँ हुआ है? केसेस तो चेक करना कम हो चुका है बस। हाँ, टेस्ट होना कम हुआ, कम हो गया, केसेस तो कम नहीं हुआ है, पेशेंट भी कम नहीं हुआ। आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको बेड अवेलेबल कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। हमसे भी, आपको भी बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज भी है, आपके जानकारी भी है, कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब भी ये लोग दोबारा चेक करना स्टार्ट करेगा, केसेस बढ़ेगा। जब तो वो ये अभी चेक बिना चेक करे उनका जब सीरियस होगा, उसका फीवर, हाई फीवर होगा, तभी हॉस्पिटल आएगा, तब तक उनको पता नहीं। आप जब हॉस्पिटल सारे भरे हुए हैं तो आप कैसे ये रूम ढूंढ लेते हैं हॉस्पिटल में? देखिए, इसमें आइडेंटिफिकेशन किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितना है, प्राइवेट हॉस्पिटल कितना है। हमारा वर्कर वहाँ उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, बेड अवेलेबल है क्या इस हॉस्पिटल में। वेबसाइट तो एक्यूरेट नहीं है उसका 100%, तो वहाँ जाके हमारा कार्यकर्ता देखेगा कितना बेड अवेलेबल है। क्यों, तो कोई भी मरीज को लेके पूरा दिल्ली में घूमना भी अच्छा नहीं है। उसके हाँ। पास घूमते घूमते समय में कहीं भी कुछ भी आस्था हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है। इसीलिए हमने ये ज्यादा फोकस करता है। हम जो भी केस अटेंड करने जा रहे हैं, उस केस को किस हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, हमने उसको उस ऐसे ही सजेस्ट करते हैं, आपको इधर जाना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वहाँ 1 बेड ही अवेलेबल है, 2 बेड है, वहाँ भी कौन जल्दी जाएगा उसको में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस रहता है, जो पहले जाएगा उसी को मिलेगा। तो उसीलिए उन लोग को ये हमने समझा देता है, आप सीधा उधर चले जाओ और कहीं मत जाना। मेरी एक साथी है नौजवान, तेंजिन जोंपा, वो पूछ रही है कि हाउ डू यू ऑर्गेनाइज दीस एसेंशियल ड्रग्स एंड आईसीयू बेड्स। मैंने पूछ लिया कि लोगों को तो ये एसेंशियल ड्रग्स मिलती नहीं है, आप कहाँ से ये पैदा कर लेते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये कुछ स्टेटों में ड्रग कंट्रोलर के हाथ में रहता है। अच्छा। ड्रग कंट्रोलर को हमने कोऑर्डिनेट करता है, भैया उसको डॉक्टर रिक्वेजेशन किया है, उसको प्रिफेर किया है, तो क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर ने, वो ड्रग कंट्रोलर लेगा कौन सा हॉस्पिटल में है पेशेंट, पेशेंट का नाम क्या है, ये कौन से बेड में है, सारे डिटेल लेगा, वहां उनको प्रेशर होने के बाद में वहां इंजेक्शन लगता है। जब तक मार्केट में अवेलेबल था तब तक कुछ लोग को मदद भी मिला। दिल्ली में एक ग्रीन पार्क में आर्क फार्मास्यूटिकल्स है, स्टार्टिंग में उसी एक फार्मास्यूटिकल्स में मिलता था। हमने सजेस्ट करते थे पेशेंट का आधार कार्ड, डॉक्टर रिक्वेजेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, वो अटेंडेंट कौन पेशेंट के साथ रहते हैं, उनका कोई रिलेटिव है, वो जाके वहां खड़े हो जाए, ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद में उनको इंजेक्शन मिलता था। जस्ट हमने एक उनको सजेस्ट करना, सही समय पे उनको क्या करना, किस तरीके से लेना, इस पे हमने ज्यादा फोकस।
बट कैंसर पेशेंट का जो मेडिसिन अवेलेबल था, कुछ जगह नहीं है, जो पैरासीटामोल, ऐसे कुछ मेडिसिन बहुत सारा रिक्वेस्ट है, वो हमने डॉक्टर रिक्वेस्ट फॉर्म लेके हमने मदद करवाने का काम किया है। श्रीनिवास, अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। आप कब से राजनीति में आए? आप NSUI में पहले आए? हाँ, ये एक्चुअली मैं क्रिकेट प्लेयर था। अच्छा, क्या करते अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में? क्या करते? बॉलिंग, मैं बैटिंग? कीपर कम बैट्समैन था। विकेट कीपर तो कम बैट्समैन? विकेट कीपर कम बैट्समैन था। अच्छा। मेरे को ये कॉलेज प्रैक्टिस में बॉल लग के मेरे को एक्सीडेंट हो गया, सो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया आगे। तो अच्छा, उस समय नेशनल कॉलेज बसनगुड़ी बेंगलुरु में मैं पढ़ता था। थोड़ा तो आप वहाँ कहाँ चोट लगी? आंख में चोट लगी? राइट आई पे मेरे को चोट लगी। उस समय में मैं साइड पे खड़ा था, कहीं से वहाँ बहुत कम से कम 20-25 जो अलग अलग नेट्स चलते रहे, वहाँ अलग हाँ, अलग टीम प्रैक्टिस कर, कहीं से मेरे को बॉल आके लग गया, बट डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हुआ आप आँख को। तो डॉक्टर ने ये बोल दिया, तो फिर बाद में 6 महीने के बाद में वो RD रेटिना डिक्लाइन हो रहा था। अच्छा। हाँ, वो बाद में ऑपरेशन हुआ, 1.5 साल हुआ रिक्वायर होने में। तो फिर बाद में यूथ कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी ने इलेक्शन प्रोसेस लेके आया, उसमें मैं मेंबर बन के चुनाव लड़ा, तीसरी प्लेस आया, जनरल सेक्रेटरी बने। तो उसके बाद यहाँ ऑल इंडिया सेक्रेटरी बने, या इंटरव्यू था, राहुल गांधी जी इंटरव्यू लिया था, ऑल इंडिया सेक्रेटरी बने, फिर जनरल सेक्रेटरी बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर इंटरिम प्रेसिडेंट, अभी परमानेंट प्रेसिडेंट। ये बताइए कि आपने कांग्रेस क्यों चुनी? आप तो कोई भी पार्टी में जा सकते थे, और उस टाइम तक तो बीजेपी भी बढ़ रही थी कर्नाटका में, और JDS। आइडियोलॉजी महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी है, और कांग्रेस पार्टी का सोच था, इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया। मैं भी जो नेशनल कॉलेज था H नरसिम्हैया, वो भी गांधीवादी थे वहाँ। और जो ये प्रोसेस, चुनाव प्रोसेस है, देखिए मेरा परिवार में कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। मेरा परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। मेरा फादर सेल में इंजीनियर था, वो उन डेथ होने के बाद में मेरे मदर को काम मिला। मैं मदर भी रिसेंटली शी टेकन VR वॉलेंट्री रिटायर। हाँ, तो मैं बेंगलुरु आया था, तो क्रिकेट खेल रहा था, पर क्रिकेट करियर खत्म होते ही मैंने पॉलिटिक्स में, जो इंटरनल डेमोक्रेटिक इलेक्शन आया, तो उसमें मौका मिल सकता है, तो करके मैं इसमें आ गया। तो इमिडिएटली जनरल सेक्रेटरी बने, तब नॉन स्टॉप लगातार काम करते रहे। तो राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन अब तो आपकी पार्टी में आपकी बहुत प्रशंसा हो रही है, होनी भी चाहिए। ये टीम वर्क है, ये एक श्रीनिवास का काम नहीं है। मेरे पीछे हजारों कार्यकर्ता है, दिन भर रात मेहनत कर रहा है। मैं एक माध्यम हूँ जस्टिस में। मैं IYC प्रेसिडेंट है, इसीलिए मेरे को थोड़ा इस पे ज़्यादा आगे ये करना पड़ता है, बट मेरे जैसे सारे स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल ऑफिस बेरर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट ऑफिस बेरर, असेंबली तक लोग काम कर रहे हैं। एक टीम वर्क है, ये बोल सकता हूँ। श्रीनिवास, ये बताइए कि जो काम आपने भी किया है, इससे आपकी पार्टी को कितना फायदा होगा? आपकी पार्टी को इससे नेशनल लेवल पे दोबारा कुछ एक अटेंशन मिलेगी, और राहुल गांधी जी का भी इससे उनकी भी प्रतिष्ठा कुछ बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, और ये आप सोचते हैं कि फिर से वही जो एक इमेज है कि वो नॉन सीरियस है, वो फिर से वापस आते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस का परंपरा है, लोगों को मदद करना, लोगों के साथ रहना। राहुल गांधी जी एक व्यक्ति है, हमेशा सरकार को जगाने का काम कोई किया है। इसी पेंडेमिक में 12 फरवरी को सरकार को जगाने का काम कोई किया था, वो राहुल गांधी जी। जो GST के बारे में हो, नोट बैन के बारे में हो, आप कहीं भी जो किसान बिल लेके आया, उसमें भी संसद से लेके सड़क तक कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसमें कोई हम भी ज्यादा ये नहीं रखता है।
राहुल गांधी जी किस तरीके का पूरा देश का जनता का दिल में बसा है, कोई एक आदमी कुछ कहने से वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम लोगों के, गरीब मजदूर लोगों के, सभी वर्ग सभी समाज के साथ है। ये हम लोग उसी आइडियोलॉजी से लेके अभी भी काम करेगा, आगे भी काम करेगा। इससे कोई कौन क्या करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने जो काम किया इससे कुछ प्रतिष्ठा बढ़ेगी पार्टी के दोबारा से? नहीं, मैं ये देखिए, इसमें हमने ज्यादा ध्यान नहीं देते है। क्या वो हमारा हमेशा फोकस है लोगों को मदद। जो मैं अध्यक्ष रहा उससे पहले भी बहुत सारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। वह उत्तराखंड में आपदा आया था, उसमें हम भी 2 महीने काम किया था। उसमें भी जो भी काम करेगा पार्टी के लिए नहीं है। इस समय में लोग परेशान है। लोग इस समय में उसके दिमाग में क्या सोच है आप कोई इमेज नहीं सकते। एक एक परिवार में 2 लोग 3 लोग उन लोग ने खो चुका है। सभी लोग परेशान है इस समय में। जॉब लॉस है, कोई युवा को जॉब नहीं मिल पा रहा है, जो जॉब था वो भी चले गया। किस तरीके से लोग जी रहे हैं हम इमेज नहीं कर सकते। एक अपोजिशन पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सोच है इस समय में लोगों के साथ रहना, लोगों को मदद करना। यही हमने सोच रख के लोगों को मदद करने में लगे। तो आगे भी रहेगा, आगे भी मदद करेंगे, आगे भी लोगों के साथ हमेशा कोई पार्टी खड़ा रहेगा, वो कांग्रेस पार्टी खड़ा रहेगा। अभी सबको, आपको भी और सारे लोगों को भी समझ में आ गया। दौड़िए, अभी राजनीति करना नहीं, मैं क्लियर ये बात बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने एक शब्द क्लियरली बोला नेशनल एग्जीक्यूटिव में, राजनीति आप लोग साइड पे रखो, इस पे राजनीति छोड़ के लोगों को दिल से सेवा करने के लिए बोला है। हम वही एक फोकस है। मैं राजनीति ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ इसमें ज्यादा। इसी पेंडेमिक में और क्या करना है उसके ऊपर ज्यादा बात करना चाहता हूँ। ठीक है श्रीनिवास, ये बताओ कि अब आपके बहुत आलोचक भी हैं और खास करके बीजेपी की तरफ भी है और वैसे भी हैं, तो ये कहते हैं कि ये क्या होता है कि सरकार के पास तो दवाई होती नहीं लेकिन श्रीनिवास के पास होती है। सरकार के पास तो ऑक्सीजन होती है, श्रीनिवास के पास होती है, सरकार के पास नहीं होती है। तो ये नीलम पांडे मेरी साथी हैं, वो सवाल पूछ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो आपके आलोचक कहते हैं कि आप इसकी जमाखोरी करते हैं, होर्डिंग करते हैं। देखिए, काम करने को भी इच्छा होना चाहिए, लोगों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। आप आगे आएगा, लोग आके आपको मिल जाएगा, भगवान भी आपको रास्ता दिखाएगा। कहीं बैठ के कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता है। मैंने किस तरीके से माध्यम मैंने बता दिया। यहाँ नहीं मिल रहा है, एक शॉप में नहीं मिलेगा, दूसरा शॉप भी ढूंढना पड़ता है। इस एरिया में दिक्कत है, इस दिल्ली में वो एक दवा नहीं मिल रहा है, सेंट्रल में मिल सकते हैं। सोच होना चाहिए लोगों को, कुछ ना भी करके मदद करना। इसमें कोई जमाखोरी करने का क्या है बताइए। इसमें सिलेंडर के बाद ही मैं ऑक्सीजन का ही बात कर रहा हूँ। ये रोटेशन होता है। एक सिलेंडर एक बार एक मरीज को डालने के बाद में वो खत्म नहीं होता है, वो रोटेशन होता है। उसी को 2 दिन के बाद दूसरे व्यक्ति को मिल जाते हैं। उसी सिलेंडर रिफिल करके हमने देगा, उस व्यक्ति को वही सिलेंडर फायदा होता है। तो इसमें का क्या बात है? ये लॉजिस्टिक मैनेज करने की बात। देखिए, हम लोग ने कहाँ कहाँ अवेलेबल है, 14 डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने 10-10 लोग ने 10-10 सिलेंडर मैनेज कर दिया तो 140 हो जाएगा। 70 विधानसभा है, एक विधानसभा में एक व्यक्ति को मदद करेगा, उसी पे एक जान बचा सकते हैं। एक व्यक्ति एक छोटा मदद से एक जान बचा सकते हैं। श्रीनिवास, आपको तो दूसरी पार्टी के लोग भी बहुत टैग करते हैं मदद के लिए, आपको उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हम इस समय में कौन हमको टैग कर रहे हैं, कौन सा पार्टी को, वो कभी हम सोचे नहीं है। बाद में पता चला 2-3 जो ये भी हो गया, कंट्रोवर्सी भी आपको भी पता है। बट हमारा मकसद क्या है इस समय में, हम क्या कर रहे हैं, किसको कितने जल्दी मदद करने से किसको फायदा होगा, वो हमारा सोच रहेगा। हमको बहुत सारा पार्टी लोग फोन करते हैं, हम टैग नहीं कर सकते आपको, थोड़ा वहाँ एक बेड का जरूरत है, फोन करता है, हमने उनको सपोर्ट करता है।
भैया इस हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, वहां जाएगा, वहां आपको मिल जाएगा। सारे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल ही ढूंढते हैं, उसके हटके भी बहुत सारा हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, वहां ज्यादा लोग जाता नहीं। अभी कोरोना के समय में कोई भी मिल जाए, तुरंत आपने बोल दिया वहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड है, तुरंत वहां चले जाते। ऑक्सीजन बेड नहीं तो भैया हमारे पास सिलेंडर है, खाली बेड दिला दो, जस्ट ट्रीटमेंट दिला दो। ऐसे भी जाले खुद लोग जाके एडमिट हो जाते। इसमें माध्यम बन के लोगों को रास्ता दिखाना है। श्रीनिवास, दिल्ली में तो एक अलग सिचुएशन है। बाकी जगह तो एक रूलिंग पार्टी होती है, दिल्ली में दो रूलिंग पार्टी है, एक स्टेट की आम आदमी पार्टी और एक सेंटर की है बीजेपी। तो आपको जो ये रिक्वेस्ट है दोनों पार्टी से, दोनों रूलिंग पार्टी से आती है? दोनों पार्टी का कार्यकर्ता, वो कुछ नेता भी हमको कॉल किया है। मैं तो अभी इसके बारे में चर्चा करेगा, फिर वो पॉलिटिक्स हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, तो इसीलिए नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। वो इसमें इस समय में देखिए, कोई भी घर में हो कुछ इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, किसी को वो लोग कांटेक्ट करेगा, जो पहले मदद करेगा उसका मदद लेना पड़ता है। कोई भी, मैं भी हो, कोई भी हो। तो उस समय में, उस समय का भी एक एक मिनट भी पेशेंट के साथ किस तरीके से कुछ भी होने का घटना हो सकता है, उस समय में कोई ये नहीं देख सकता। हम भी कभी ऐसा नहीं देखते, एक ही मकसद होगा, मदद करना है। श्रीनिवास, कुछ केस ऐसे हैं एक दो जो आप मुझे बताना चाहेंगे, जो जिससे आपको बहुत दिल को तसल्ली हुई हो, या कुछ ऐसे केस जो याद रह गए हो, किसी पेशेंट ने कुछ कहा हो या पेशेंट के परिवार ने कुछ कहा हो? बहुत सारा केसेस है। मैं एक शिल्पी सिंह करके, उनके परिवार में 4 लोग कोविड हो गया था। तो वो उनके हस्बैंड तो बहुत सीरियस हो गया था, उसका 20 के ऊपर उनके चेस्ट में एक इन्फेक्शन हुआ, फैल गया था। तो ऐसे केस में वो कम से कम 22 दिन वो आईसीयू पे था। उनके वाइफ को भी वेंटिलेटर पे डाला, बाद में वो रिकवर। उनका छोटा 2 बच्चे थे, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गया था। वो 10 दिन के बाद वो दोनों बाहर आ गया। बाद में कुछ अचानक मेरे को फोन आया एक दिन, मेरे को पता नहीं, हमने एडमिट करवा दिया। बाद में उनको रोज थोड़ा खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था करवा दिया, तो हमने भूल गया। बट एक दिन अचानक आके रो रही थी। मैंने बोला ये क्यों रो रहा है, बता दो, पहले रोना बंद करो, आप थोड़ा हिम्मत लेके बताओ क्या मदद चाहिए। नहीं, वो तो नॉन स्टॉप ने फिर उसको हस्बैंड को दिया, बाद में बच्चे को दिया, सारे एकदम इमोशनल हो गया था। बाद में हमने पूछा, मैं शिल्पी सिंह हूँ, आप लोग ने मदद किया था, आज हम चारों जिंदा है, आप लोग ने सही समय पे हम लोग को एडमिट करवाए थे, हम जिंदा आ गया, थैंक यू करने के लिए वो फोन किया। वो एकदम थोड़ा हम लोग को भी इमोशनल हो गया। बट मैं एक एक व्यक्ति को हमने मदद करने के लिए उनसे मैंने बात किया था एलएनजी पे हॉस्पिटल के बाहर। मैं कहीं किसी को मेडिसिन देने गए थे, वहां वापस आने के मैं उनको बोला मैं अंदर जाके वापस आऊंगा, बाद में तुमको। मैंने इनको एक हॉस्पिटल भी मैंने उनको आइडेंटिफाई किया था, तो कंफर्मेशन भी हो गया था नोएडा में मेडिकल कॉलेज में, उसको बेड भी कंफर्म हो गया था। तो वो अंदर जाके बाहर आने के अंदर के मैक्सिमम 25-30 मिनट के उस व्यक्ति ने दम तोड़ चुका था। वो अच्छा। मेरे को, हाँ, वो सबसे ज्यादा दुख हुआ। मैं ही अंदर जाने के टाइम में कम से कम 7 मिनट उनसे बात करके गया। वापस आने के अंदर मैक्सिमम 30 साल का वो शायद साथी है, वो तो मौत हो गया, वो तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। ऐसे एक दिल्ली प्रोफेसर है, वो यूनिवर्सिटी में, उनके बेटा को मेडिकल जो नेग्लिजेंसी के वजह से वो 3 साल से जो ऑक्सीजन पे रह रहा है। तो कोविड की वजह से उनको ऑक्सीजन फिर रिफिलिंग का दिक्कत ही हो गया उसको। कई तरह से हमको आ गया उनका रिक्वेस्ट, तो उसमें हमने एक दिन जाके सिलेंडर भी दे दिया। फिर दूसरे ही दिन इनको लगातार, इनका 3 साल से उसी पे इसको सपोर्ट चाहिए था। बाद में हमने राहुल जी ऑफिस से बात करके उनको एक कॉन्सेंट्रेटर प्रोवाइड किया। वो बच्चा को देखेगा तो हम सोच नहीं सकते, बहुत छोटा बच्चा, 3 साल से इसमें ऑक्सीजन पे है। कोई डॉक्टर का गलती के वजह से उसके केस लगा के उनके फादर लगातार लड़ रहे हैं उसके खिलाफ।
ऐसे बहुत सारा केस, एक एक परिवार में 5 लोग का परिवार है, 3 लोग डेथ हो गया। बाद में उसमें जो 3 डेथ हो गया उसको मदर को पता नहीं, उनका फादर डेथ हो गया, तो मदर को दूसरा भी उनका बेटा डेथ हो गया, वो भी पता नहीं। ऐसे केसेस देके बहुत दुख हो गया, हम लोग ने रोया। और कुछ अंतिम संस्कार न करने के लिए रिक्वेस्ट आया, उनके मदर मौत हो गया, फादर हॉस्पिटल में कोविड एडमिट है, बेटा कहीं बाहर है, उस बॉडी को कोई अंतिम संस्कार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे रिक्वेस्ट आया, फिर हम लोग ने जाके उनको मदद करवा के ऐसे कम से कम 15 केसेस तक हमने उनके परिवार का ये देखा। वो लोग ये नहीं चाहते हम नहीं जाना, कुछ कारण से वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके परिवार में 3 लोग 4 लोग कोविड की वजह से वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका बेटा कहीं है। ऐसे केसेस में वो देख के दुख हो गया। हॉस्पिटल में भी जब तक वो कोई उसका परिवार का कोई व्यक्ति नहीं तो ऑथराइजेशन लेटर नहीं देगा, तब तक बॉडी नहीं देगा, वही पड़े रहता है उसी हॉस्पिटल में। वो थोड़ा बहुत मेरे को बहुत बार नींद भी नहीं है। हमारी रिपोर्टर है उन्नति शर्मा, वो पूछ रही है कि कोई दूसरी पार्टीज आपके साथ कोऑर्डिनेशन भी करती हैं? कुछ लोग ने कोशिश किया, वो लोग ने 1-2 बार फोन किया हम लोग को, कोऑर्डिनेशन करके करना है। हमने तो हमारा तरफ से हमने बोल दिया आप कहीं भी बोलो देश में, आपको कहीं मदद चाहे तो हम लोग एक नंबर भी दे दिया। तो मेन हमारा जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी उसमें ऐड करवा दिया था। स्टार्टिंग में कुछ लोग किया, बाद में पता नहीं है क्यों वो लोग ने वापस कंटिन्यू नहीं किया। आप तो राहुल होना चाहिए, हाँ, ये कोऑर्डिनेशन सारे संगठन से होना चाहिए। हो गया तो और अच्छी लेवल पे लोगों को मदद कर सकते। होना चाहिए आपके। हाँ, इस समय राजनीति छोड़ के सबको कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, करना चाहिए। ये देखिए, सरकार को भी एक्सपर्ट्स के साथ बैठना चाहिए। हाँ, ये कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए इस पे। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, या इतना इंडोर स्टेडियम है, वहां इंडोर स्टेडियम में सेंट्रलाइज एसी है, वहां आपको मैक्सिमम 4-5 दिन में आपको 2000 बेड सेटअप कर सकते हैं, ऑक्सीजन बेड, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के ऑल पार्टी मीटिंग करके जल्दी से जल्दी जो भी वो डिसीजन होना है, इमीडिएट उसको एक्शन प्लान के साथ करना। और तीसरी वेव आ रहा है, उसके लिए क्या करना, अभी से डिस्कशन होना चाहिए सरकार को, उसके लिए तैयारी होना चाहिए। सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तीसरी वेव आ सकते हैं बहुत बुरी तरह, तो फिर जब तक आएगा, 8 महीने गैप था, दिल्ली में 220 बेड मात्र बढ़ा है आईसीयू का। 8 महीने इतनी बड़ी लेवल पे मौका भी था, टाइम था, कुछ भी कर सकते थे, तो लोग ने किया नहीं है। नॉट ओनली दिल्ली, आप टोटल दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है, वो है कि कितना मैक्सिमम यहाँ 10-15 हॉस्पिटल में जो है ना, जो वेंटिलेटर ऐसे, उतना पूरा यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है। किस तरीके के वहां लोग सड़क पे देख रहे हैं, खुद पैदल जा रहा है पेशेंट, मीन्स करना चाहिए एकदम कहीं ना कहीं लैक ऑफ विजन। आपने कभी सोचा है कि जितनी पेशेंट्स की अब डेथ हो रही है, इनमें से कितनी अवॉइडेबल थी, कितनी बचाई जा सकती थी अगर ये सिस्टम बना होता तो? नहीं, जो भी मरा है ना, सारे बेसिक ट्रीटमेंट नहीं है इसीलिए मरा है। सही समय पे इन लोग को ट्रीटमेंट मिल जाता था, कोई एक व्यक्ति नहीं मर सकता, एक व्यक्ति नहीं मर सकता था। देखिए कोरोना से मरे कितने परसेंट है, जो इतने रोज लाश जला रहे हैं, तो आप कुछ एम्बुलेंस चलाते हैं उनसे बात करना, वो लोग कैसे कैसे लोग मरे स्टोरी बताते हैं। कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ प्लान नहीं है इसीलिए लोग मरा है, ये दुखी का बात है। देखिए दुनिया में
भारत नंबर 2 पे ऑक्सीजन प्रोड्यूसर में, फिर भी यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे करके मर रहा है, ये कौन सी बात है? हाँ? मीन्स बहुत सारा जो मेडिसिन नहीं मिला, मर रहा है, बट पूरा देश का युवा भी इतना दुखी है इसको लेके। परिवार में 2 लोग हो गया तो उसका परिवार खत्म हो गया, कैसे वो परिवार स्टैंड होगा हम सोच नहीं सकते। ये तो पूरा देश ये जो कमी हुई है ऑक्सीजन की और दवाई की, वो ये अभी वैक्सीनेशन के साथ भी हो रही है। ये आपको भी पता है, तो सारा एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होना नहीं था, या देश में इतनी बड़ी लेवल पे महामारी है, जरूरत है, तो एक्सपोर्ट होना नहीं था इसको, एक्सपोर्ट की वजह से। अब क्या कर रहे हैं, अब जाके परचेस करने में लगे, छोटे छोटे या इन लोग के पास जाके मांगना पड़ रहा है। गलती हो गई है, 100% हो गया। 100%। सो श्रीनिवास, रेवती कृष्णन पूछ रही हैं कि हाउ हैज योर करियर एज स्पोर्ट्समैन हेल्प्ड इन दिस ट्रेजेडी, और आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं इतने स्ट्रेस के टाइम? देखिए, हम तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है तो हम सुबह जाता है, लोगों का दुख सुन के वो हम भी जो भी हमारा भी सोच रहे थे वो भूल जाते हैं, दूसरे का दुख में हम भी बह जाता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे तस्वीर हमारे सामने आए, हम टोटली भूल जाते हैं। तो अभी कोशिश करते हैं ज्यादा ज्यादा लोगों को। जो आपकी स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग थी क्रिकेट की, उसका कोई फायदा हुआ फिटनेस का? 100% उस समय में बहुत ज्यादा हमने बॉडी में इम्यूनिटी थोड़ा स्पोर्ट्समैन के लिए रहता है, तो भी वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। मैं अभी मेरा फर्स्ट डोसेज 2 दिन पहले मैंने लगवाया। मैं सबको भी निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, वैक्सीनेशन जरूर आप लोग लगाइए, लगाना जरूरी है। आप लोग जाके तुरंत वेबसाइट में एनरोल करके, कोई भी कहीं भी स्लॉट मिले, खड़े होके लाइन पे, जो भी वैक्सीन मिले कोई लगवा लेना चाहिए। हाँ, लगाना चाहिए। कोई भी जो अभी कोविड शील्ड है, कोवैक्सीन है, जो भी मिल रहा है वो लेके लगाना। तो श्रीनी, बिफोर आई लेट यू गो, डू यू हैव ए मैसेज फॉर मोदी जी? मैं कोई इसीलिए मैं पहले भी बोला हूँ, कोई मैं उनके लिए वो लोग समझना चाहिए, मैं ज्यादा उसके टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, आप ये बताइए कि भारत को अगर अब इस क्राइसिस से निकलना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अभी मैं युवा संगठन का अध्यक्ष होके देश का सारे युवा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बाहर आइए, बाहर आके लोगों के साथ खड़े होइए। कोई व्यक्ति को कोरोना हो गया तो आपको इमीडिएट ऐसे कुछ नहीं है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। आपके जो कॉलोनी में कोई 4 लोग कोविड इफेक्ट होके घर पे पड़ा है, एटलीस्ट आप डिस्पोजेबल पैक बना के, खाना बना के भी मदद कर सकते हैं, वो भी एक मदद है। उनको कोई मेडिसिन का जरूरत है, वो भी आप लोग ने कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करना, जो स्पेशली जो कोरोना पॉजिटिव होके नेगेटिव हो गया, 15 दिन के बाद वो लोग ने प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर ने सबसे ज्यादा अभी प्लाज्मा थेरेपी लिख रहा है। एक व्यक्ति 18 साल से 60 साल तक 3 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। मदद करने के लिए बहुत तरीका है। सब लोग बाहर आके एक होके इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना, लोगों को मदद करना, ये भारत का ये संस्कृति है, लोगों को मदद करना, लोगों को सेवा करना। ये वापस हमने जो न्यू जनरेशन कहीं ना कहीं इससे दूर है, वापस हमारा जो संस्कृति है उस पे आने के लिए मैं सबसे तो श्रीनिवास, उसके लिए कुछ चीजें चाहिए। उसके लिए एक तो दिल चाहिए बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। दूसरा दिमाग चाहिए, क्योंकि दिमाग से सब ऑर्गेनाइज करना, स्किल, ये सब, उसके लिए दिमाग चाहिए। और थोड़ा सा चाहिए। आपने वो तीनों दिखाया है, यू डिस्प्लेड ऑल थ्री, and that is why it is not just your party, but at a time when popular faith in politicians is so low, you have contributed
to helping not just your party, but your political class, in fact. Because people are seeing that it's not just volunteers or NGOs or maybe people from religious organizations who help in a crisis like this, but also politicians can do so. या ये इसमें देखिए आम माध्यम है जो फ्रंटल है होता है कांग्रेस पार्टी का एनएसयू भी हमारा साथ काम कर रहा है महिला कांग्रेस भी काम कर रहा है जो आम माध्यम है आदेश आया सही समय पे राहुल गांधी जी ने सबको आदेश दिया आप लोग निकलो बाहर लोगों को मदद करो अभी नहीं है 2020 जो पहला पेंडेमिक में भी किया अभी भी किया अभी भी कर रहा है तीसरे को भी तैयार रहने के लिए ऑलरेडी वो बोल चुका है तो उसके हिसाब से हम जस्ट माध्यम में बट आदेश लीडर का ही आदेश होता है उसको हमने फॉलो करना वेल डन श्रीनिवास मे गॉड बी विथ यू यू नीड a lot of luck and blessings and Godspeed and keep up the good work. Once again, let me just repeat what I said 2 minutes earlier, that this is very good, very useful to enhance the image of the Indian politician, because without politics, there can be no democracy. And without politicians, there can be no politics. So when people say Neta, immediately people think, koi galat aadmi hoga. So it's good to see a Neta doing a good thing and not necessarily for votes right now. We are not talking politics now, or maybe next time when we talk, we'll talk about politics, particularly in Karnataka. But let me just ask you one thing. How worried are you about the situation in Karnataka and Bengaluru now? या कर्नाटक में तो जो स्थिति बहुत खराब है और 15 दिन के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है वो जो वहाँ का जो स्थिति है हम सोच नहीं सकते वहाँ भी जो ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से एक हॉस्पिटल में कम से कम 20 मौतें हुआ है और वहाँ गवर्नमेंट भी इस समय में तो कुछ लोग एलिगेशन लगाना छोड़ के खुद के पार्टी जो वहाँ है पार्टी सरकार चला रहा है बीजेपी पार्टी वो इस समय में ओपनली आके लोगों का बात सुनना लोगों को मदद करने लगे जो भी इनका बात करना वो बाद में करना पहले जो बेसिक ट्रीटमेंट का जरूरत है लोगों को तो वो लोग और पैनिक हो रहा है But you tell me, how do you compare the situation in Bengaluru now with the way Delhi has been? दिल्ली बेंगलुरु ऑलमोस्ट सेम हो चुका है आप बेंगलुरु में देख सकते हैं कम से कम आपको बेंगलुरु में सरकार ने बोल दिया आप कहीं भी कोई अंत्यक्रिया कर सकते हैं डिसीजन दे दिया पहले क्या था पर्टिकुलर एरिया में होता था अभी सरकार ने बोल दिया आप लोग कहीं भी कर दो मीन्स क्यों ऐसे बात क्यों सरकार ने बोल दिया है तो सबसे ज्यादा मौत हो रहा है वहाँ कम से कम 2 दिन क्यों भी हुआ था स्टार्टिंग में जो एम्बुलेंस लेके 2 दिन लगातार एक बॉडी को अंत्यक्रिया करने के लिए 2 दिन लगवा उतने बड़ी लाइन पे लग गया तो सरकार ने वो देखिए आप कहीं भी कर लो पहले क्या होता है गांव के अंदर एंट्री नहीं था कोई कोविड पेशेंट के लिए वहाँ अभी आप कहाँ करना कर दो सरकार ने इसे दे दिया तो वो हालत बहुत खराब है वहाँ इतने बड़ा करप्शन भी चल रहा है खुद वहाँ ये आपदा में अवसर ढूंढना नहीं चाहिए बिल्कुल वो आप मत कीजिए आप बेंगलुरु की और कर्नाटक बेंगलुरु में भी हमारा सारे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता सारे लोग वहां भी लगे फोन कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है हम क्या करना है वो हमारा सोच क्लियर है हमारा एजेंडा भी क्लियर बिल्कुल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग श्रीनिवास थैंक यू वेरी मच कीप अप द गुड वर्क एंड वील बी वाचिंग इट आई होप वी डोंट need to call you for help but I know that whenever somebody calls you you are there to help so stay healthy please sir. And take your second jab as soon as it becomes available थैंक यू शेखर जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी बहुत देखिए किसी राजनेता से बात करें जबकि हमें राजनीति की बात ना करनी पड़े तो बहुत अच्छा और भी अच्छा लगता है हालांकि हमें राजनीति की बात करने में बहुत मजा आता है लेकिन बात करने में तो बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगा The Print of the Cuff, presented by IIFL Wealth and Asset Management, corporate partner AU Small Finance Bank, in association with global insurance brokers, airline partner SpiceJet,